नमस्कार, सुप्रभात। नया टॉपिक हमारा आपदा। ठीक है, भूगोल में यूनिट 4 में आपदा हम समझेंगे, संकट क्या है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और विभिन्न प्रकार की आपदाओं के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। एक एक करके लेंगे, थोड़ा सा लंबा समय लगेगा क्योंकि आपदा है तो एक प्रकार की आपदा नहीं है। भूकंप हो सकता है, चक्रवात हो सकता है, भूस्खलन होगा, बाढ़ होगा, सूखा होगा, सुनामी होगी, तो इन सभी चीजों को थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो भूकंप को समय लग सकता है, चक्रवात को समय लगेगा, तो एक एक करके एक आपदा देखकर हम आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि आपदा क्या है, डिजास्टर क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए ये सब कुछ है ना, इमेजेस आपको दिखाई दे रही है, कहीं पर आपको ज्वालामुखी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको भूकंपीय घटनाएं देखने को मिल रही है, यहाँ पर कुछ आंधी तूफान वगैरह देखने को मिल रहा है, सुनामी आपको देखने को मिल रहा है, बादल फटने की घटना आपको देख रही है ना, बिजली चमक रही है, तो उससे भी आपदा जन्म ले सकती है। लेकिन वास्तविक तौर पर अब आपदा है क्या? देखिए, आपदा और संकट में आपको अंतर समझना है। पहली चीज, किताबों में आप पढ़ते भी होगे तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि आपदा क्या है और संकट क्या है, डिजास्टर क्या है और हजार्ड क्या है। आपदा ऐसी प्राकृतिक दुर्घटना है या ऐसी दुर्घटना है जिसके कारक जो है वो मानव जनित भी हो सकते हैं और प्राकृतिक भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ऐसी दुर्घटना जिसके कारक प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव जनित भी हो सकते हैं, और ऐसी उसी दुर्घटना से अगर व्यापक जन और धन की क्षति होती है, जानमाल की क्षति होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। सामान्य भाषा में हमारे यहाँ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा भी यही समझाया गया है कि ऐसी दुर्घटना जिसके कारक या तो मानव जनित भी हो सकते हैं या प्राकृतिक भी हो सकते हैं, वह विध्वंस जिसके द्वारा व्यापक तौर पर जन धन और माल की हानि होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। जैसे परिभाषा के तौर पर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है ना। एक सामान्य तौर पर अगर आप लिखना चाहो, जैसे अगर मेंस में आता भी है, तो इस प्रकार की परिभाषा आप लिख सकते हो कि वह प्राकृतिक दुर्घटना जो अल्पकालिक हो। कैसी हो? अल्पकालिक हो, किंतु उसके द्वारा पहुंचाया गया नुकसान या हानि व्यापक रूप से हो, आपदा कहलाती है। मैं क्या कह रहा हूं कि अल्पकालिक, यहां पर शब्द दिया होगा अल्पकालिक। अल्पकालिक का तात्पर्य क्या है कि चक्रवात आया और गया, बाढ़ आई और गई, भूकंप आया और गया, भूस्खलन हुआ और चला गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? भूस्खलन हुआ। यानी कि जो लैंडस्लाइड जिसे आप कहते हो कि एक चट्टानी टुकड़ा था जो पर्वतीय क्षेत्र के ढलानों से निकलकर नीचे की ओर चला आया, तो वह अल्पकालिक ही है। उस समय जो कारक कार्य किए होंगे उन्होंने वहां पर याद रखना है उस बड़े भूखंड को नीचे की ओर धसाकर लेके आए। समुद्र में चक्रवात बना, आया और चला गया, भूकंप आया और चला गया, लेकिन जब आया और चला गया तो उसने बहुत बड़ा नुकसान को जन्म देकर चला गया। आया लेकिन नुकसान बहुत करके चला गया। भूकंप आया, लेकिन हो सकता है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको क्षति पहुंचा दी हो सकता है किसी जगह पर गर्त बन गया हो, ट्रेंच बन गया हो, खाई जिसे आप कहते हो। ठीक है ना, मैं समझने की कोशिश करो। ये कुछ समय के लिए आया, लेकिन उसके द्वारा जो पहुंचाया गया नुकसान जो है ना, उसको हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। उसने जन की हानि की, धन की हानि कर सकता है, माल की हानि कर सकता है, तो ये कहलाता है आपका क्या? आपदा कहलाता है। जैसे चक्रवात क्या हो गया? आपदा हो गया। भूकंप क्या हो गया? आपदा हो गया। लेकिन ये आपदा आने के बाद क्या परिस्थितियां जो है वह अच्छी हो गई, या वहां पर याद रखना है कि हमने कोई बंदोबस्त नहीं किया, यदि हमने वहां पर किसी प्रकार का उपचार नहीं किया, हमने किसी प्रकार की सहायता वहां पर न भेजी, तो फिर क्या होगा आगे आने वाले समय में? आगे आने वाले, जैसे मान लिया जाए कि बाढ़ आई और बाढ़ आकर चली गई, लेकिन किसी क्षेत्र विशेष में जो है वो नुकसान करके चली गई। ये तो हमने बाढ़ को आपदा के रूप में रख दिया, लेकिन उस क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति होगी, कई लोगों का विस्थापन होगा या नहीं होगा, कई लोगों की जो भूमि है, जो कृषि योग्य भूमि थी, वो अब जलमग्न हो चुकी है। अब ऐसे क्षेत्र में वहां पर कौन कौन सी समस्याएं जन्म ले सकती है? ऐसे समय में वहां पर दीर्घकालिक रूप से अगर हम देखें, अभी तो हमने अल्पकालिक रूप में आपदा को देख लिया, लेकिन दीर्घकालिक रूप में हमें क्या देखना है कि वहां पर जल जमाव की स्थिति से कई सारे रोग जो है वो जन्म ले सकते हैं, महामारियां जन्म ले सकती है।
तो ये दीर्घकालिक रूप में होगा ना, ऐसा नहीं है कि भाई महामारी आई और चली गई, तो ये तो लंबे समय तक बनी रहेगी ना। बहुत बड़ा क्षेत्र जो है, कृषि क्षेत्र जो है वो डूब में आ गया है, तो वहां पर खाद्य सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होगा, खाद्यान्न संकट होगा। तो ऐसा तो नहीं ना कि आज अगर खाना दे दिया तो खाद्यान्न संकट जो है वो टल जाएगा, नहीं ना, वहां पर आर्थिक क्रियाएं होना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है ना कि भैया घर जो है वो चले गए और कल की कल जो है वो आपने घर बनाकर दे दिया और उनका जीवन जो है वो सामान्य हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपदा भले अल्पकालिक हो, उसके द्वारा पहुंचाया गया जो नुकसान है वो बहुत बड़ा है, लेकिन यह आपदा का परिणाम दीर्घकालिक रूप से अगर हम देखते हैं तो वह संकट बनता है। क्या बनता है? संकट बनता है ना। जैसे महामारी हो गई, भूखमरी हो गई, तो ये सब क्या है? खाद्यान्न संकट हो गया, ये सब क्या है? ये सब संकट है। क्या है? संकट कहलाता है। तो आपदाओं का दीर्घकालिक परिणाम जो महामारी, जो भूखमरी, जो खाद्यान्न संकट के रूप में हमारे सामने आता है, संकट कहलाता है। क्या कहलाता है? संकट। दोनों में अंतर समझे? ठीक है, तो इसी को कहा जाता है संकट और इसको कहा जाता है अल्पकालिक रूप में जो होगा वह आपदा कहलाता है। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा से तात्पर्य किसी क्षेत्र में हुए विध्वंस, अनिष्ट, विपत्ति या गंभीर घटना से है जो प्राकृतिक या मानव जनित कारकों से घटित होती है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में मानव जीवन को क्षति पहुंचती है, आपदा कहलाती है। और आपदाओं का दीर्घकालिक परिणाम हम क्या कहते हैं? संकट कहते हैं, जो भूखमरी, महामारी, खाद्यान्न संकट जैसी विभीषिकाओं के रूप में हमारे सामने आते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संकट कहते हैं, हजार्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हजार्ड कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजों को समझे, हम आगे की ओर बढ़े। अब आपदा के प्रकार कितने हैं? आपदा कौन कौन से प्रकार की हो सकती है? तो हम मोटे तौर पर इसे दो रूपों में बांटकर देखते हैं। एक प्राकृतिक आपदाएं और दूसरा होता है मानव जनित आपदाएं। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं और मानव जनित आपदाओं में अंतर क्या है? पहला अंतर, प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक कारकों के कारण हो सकती है, जबकि मानव जनित जो आपदाएं है वो मानव जनित कारकों से होगी। जैसे अगर हम बात करें आपदा, प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो भाई चक्रवात हम नहीं ला रहे हैं ना, चक्रवात हम नहीं ला रहे, चक्रवात प्रकृति निर्मित कर रही जिसे हम तक पहुंचा रही है। वो भूकंप हम नहीं ला रहे ना कि हमने भैया कोई बड़ा कोई ऐसा काम कर दे जो, हाँ, उसमें मानव जनित कारक जो है वह प्रत्यक्ष तौर पर जो है वह शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इस जीवन में मानव ही जो है वह सबसे ज्यादा अनिष्ट क्रियाएं कर रहा है, क्योंकि अन्य जंतु जो है वो अपना अपना जीवन जी रहे हैं अच्छी तरीके से, जैव विविधता के संरक्षण को बनाए हुए, लेकिन मानव जो है वह प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर अपने कार्यों को कर रहा है। तो प्रकृति उसका प्रत्युत्तर दे रही है इन आपदाओं के रूप में, वो सुधारने का प्रयास कर रही है, क्योंकि हम प्रकृति की देन है और प्रकृति को हम अपनी मां मानते हैं, तो मां सुधारने के लिए दंडात्मक क्रियाएं करेगी ही करेगी, वो दंड देने का प्रयास करेगी ही करेगी। तो ये दंड किस रूप में दे रही है? हमें इसी रूप में दे रही है, ये इन आपदाओं के रूप में दे रही है। हमने जलवायु को सुरक्षित नहीं रखा, जलवायु परिवर्तन की घटना को जन्म दिया, तो प्रकृति हमें उसका उत्तर दे रही है, तुम अगर सुधरे नहीं बेटा तो ऐसा कार्य जो है आपको इस प्रकार की तकलीफों को सहन करना होगा। किसी भी वक्त चक्रवात आ रहे हैं, पहले कभी अरब सागर में चक्रवातों को नहीं देखा जाता था, अब अरब सागर में जो है वो चक्रवात निरंतर, बंगाल की खाड़ी से ज्यादा अब अरब सागर में जो है चक्रवात देखने को मिलते हैं, और वो भी बड़े खतरनाक चक्रवात जिसकी स्पीड जो है वो 180-185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो, 140-150 ऐसी रफ्तार होगी, तो वो तो नुकसान तो पहुंचाएगी। आए दिन आप जो है वो किसी ना किसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में कभी बारिश नहीं होती थी उस क्षेत्र में आप बाढ़ की घटनाओं को देख रहे हैं, देख रहे। जिस क्षेत्र में कभी बहुत ज्यादा वर्षा हो रही थी अब वहां पर वर्षा कम होने लगी है। तो ये सारी चीजें जो है वह मानव जनित कारकों से ही प्रभावित है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्राकृतिक आपदाओं में मानव का कोई रोल नहीं है। आज निरंतर चक्रवात बन रहे हैं जिसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम जिम्मेदार है, लेकिन ये प्रकृति निर्मित कर रही है, ये पूर्व निर्धारित नहीं होती है, ये पूर्व निर्धारित नहीं होती। भाई भूकंप ऐसा थोड़ी पूर्व निर्धारित है कि अब इतने समय में आएगा ही आएगा, हमें पता चल जाए कि भाई अब आ रहा है, ऐसा नहीं है ना। भाई चक्रवात बनने के बाद सैटेलाइट के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि अब आएगा यहां पर, तो ये पूर्व निर्धारित नहीं हो सकता।
पूर्व निर्धारित क्या होता? पूर्व निर्धारित वो होता कि भाई हाँ अब बनेगा चक्रवात, ऐसा तो नहीं है ना, हमें नहीं पता चल रहा है। हाँ, चक्रवात बनने की प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है तब हम इमेज जो है सैटेलाइट के माध्यम से जो है हम तक पहुंचती, तो हम कह रहे हैं कि भाई यहां पर चक्रवात बन रहा है। भूकंप अब आने वाला है ऐसा पता चलता है क्या? नहीं, बिल्कुल 2 या 3 सेकंड पहले हमें पता चलता है कि हो सकता है यहां भूकंप आए, वो बताए तब तक तो घटित हो जाती है नहीं ना। सुनामी आ रही है पता चलेगा क्या पहले? पूर्व निर्धारित है क्या? नहीं। नुकसान क्या इसका पूर्व निर्धारित होगा क्या? नहीं। लेकिन जो मानव जनित आपदाएं होती है ये पूर्व निर्धारित होती है, और पूर्व निर्धारित होती है तो ये याद रखना है ये बड़ी खतरनाक होती है, ये विध्वंसक होती है, बहुत ज्यादा विध्वंस कर देती है। अब मानव जनित आपदाएं मतलब मानव के द्वारा निर्धारित किया जाने वाली ऐसी एक घटना है जो व्यापक तौर पर जो है नुकसान पहुंचाएगी। जैसे माना जाता है ना, जैसे कोरोना महामारी। अभी हाँ, भले WHO ने नहीं माना हो उस चीज को कि भाई इसके पीछे किसी देश का हाथ है, हम चीन की बात करते हैं कि भाई चीन का हाथ है, पूरा विश्व मानता है कि चीन का हाथ है, अमेरिका मानता है, ये मानता है। यही कारण है कि अब नए जो प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने WHO से बाहर निकलने की घोषणा कर दी, क्योंकि किसी एक देश के दबे तले जो है वह WHO कार्य करता है, ऐसा उनका आरोप है। मेरा नहीं मानना है, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा भी मानना वही है जो ट्रंप मानते हैं, किसी एक देश के दबाव के तले जो है वह WHO कार्य करता है। हाथ से नहीं कर रहा है, वो पहले से ही करते आ रहा है, और उसका टारगेट जो है जिस देश के दबाव तले वह कार्य करता है उसका टारगेट उस देश के दुश्मन हो गए। अब उसका मानना है कि चाइना जो है वो कम पैसे दे रहा है, फिर भी जो है वह WHO चाइना की बात मान रहा है, चीन की बात मान रहा है, जबकि पैसा USA ज्यादा दे रहा है, इसलिए उसने हटने का निर्णय ले लिया। खैर हम उस चीज पर नहीं चर्चा करेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन कोरोना की अगर हम बात करें तो ये तो पूर्व निर्धारित होगा ना, अगर किसी देश के द्वारा अगर इंजेक्ट किया गया होगा ये वायरस को, तो कहीं ना कहीं ये पूर्व निर्धारित होगा। कैसा था? विध्वंसक था। हमें पता है कि न्यूक्लियर जो है वो अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब को अगर कहीं पर डालते हैं तो उसके द्वारा जो नुकसान पहुंचा जाएगा वो कैसा होगा? विध्वंसक होगा। आप इमेज में देख रहे हो, ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, हमें पता है कि इसके फटने से जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान बहुत ज्यादा होगा, विध्वंसक होगा। लेकिन इसके पीछे कारक क्या है? मानव है, मानव ही कर रहा है, मानव ने ही निर्मित किए हैं। दंगे पूर्व निर्धारित होते हैं, ये क्या हो गया? ये घटना ही तो है, आपदा ही तो है, दंगे कोई साधारण घटना तो है नहीं। दंगों का मतलब एक बड़ा जीवन शैली जो है वहां के लोगों की जो है वो परिवर्तित हो जाती है उस क्षेत्र विशेष की। तो ये छोटी नहीं है, ये आपदा है, लेकिन कैसी? मानव जनित है, पूर्व निर्धारित है, ठीक। तो इसको कहा जाता है मानव जनित आपदा, और इसको कहा जाता है जिसमें आप ज्वालामुखी देख रहे हो, भूस्खलन देख रहे हो, हिमस्खलन देख रहे हो, ठीक है, आप देख रहे हो, चक्रवात देख रहे हो, ये सारी चीजें क्या होती है? यह प्राकृतिक होती है, जबकि ये वाली जो है वह मानव निर्मित आपदाएं होती है। तो हम अब एक एक करके जो है वह आपदाओं को पढ़ेंगे। हम सामान्यतः प्राकृतिक आपदाओं के बारे में ही चर्चा करेंगे। प्राकृतिक आपदाओं में हम सबसे पहले लेंगे कौन सा? यहाँ भूकंप। भूकंप को लेंगे, अर्थक्वेक को लेंगे, है ना। भूकंप के अध्ययन को याद रखना है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। एक सामान्य प्रश्न जो मैं कभी कभार जो है भूकंप पढ़ाते ऐसे क्वेश्चन जो है वो छूट जाते हैं मुझसे कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मैं पहले बता दे रहा हूं, भूकंप के अध्ययन को जो है वह सिस्मोलॉजी के रूप में जाना जाता है। और भूकंप जब आता है तो आपको देखो ये कुछ वेव्स दिख रही है, ये कुछ वेव्स दिख रही है, दिख रही, कुछ तरंगे दिख रही है। यहाँ पर क्या दिख रही है? कुछ तरंगे आपको दिख रही है। तो भूकंप जब भी आएगा तरंगों का लेना देना होगा, क्योंकि तरंगे क्या करते? तरंगे ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती है। और ऊर्जा की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा कार्य करने की ताकत है। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की ताकत। जैसे मेरे शरीर में अब ऊर्जा है तो मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं ना। मुझ में ताकत है मतलब क्या है? कि मेरे अंदर मैंने खाना खाया होगा जिससे मेरे माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण हुआ होगा, और वह ऊर्जा जो है मुझे कार्य करवा रही होगी ना। अगर यह एनर्जी नहीं है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, अगर लगातार 5-6 लेक्चर बिना खाए आप पढ़ोगे तो क्या होगा? पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। 2 या 3 लेक्चर के बाद जो है आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, खाना खाया जाए, पास में रखा जाए, मैं खाऊंगी या खाऊंगी खाना, जिससे मुझे ऊर्जा मिलेगी और फिर मैं जो है वह
देखते रहूंगी लेक्चर या देखते रहूंगा लेक्चर, ऐसा आप कहोगे ना, तो आपको निरंतर, क्योंकि आप क्रियाएं कर रहे हैं, आपका शरीर क्रियाएं कर रही है, एक्टिविटी तो करेगी करेगी कोई ना कोई, क्योंकि देखना भी तो क्रिया है, देखना भी तो क्रिया है, आप उसे देख रहे हो, आपके शरीर की मूवमेंट हो रही है, ये सब क्रियाएं हो रही है, तो इस क्रियाओं में खर्च क्या होगा, खर्च होगा क्या, ऊर्जा, ऊर्जा का ही तो बदला हुआ रूप होगा जो कार्य में तब्दील होगा, तो कार्य करने के लिए तो आपको एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो भूकंप जो है वो सामान्य भाषा में आप क्या कह रहे हो, भू मतलब क्या, पृथ्वी, कंप मतलब क्या, कंपन, भू मतलब धरा, धरा का कंपन ही क्या होता है, भूकंप होता है। तो कंपन कराने के लिए कोई ना कोई तो एनर्जी चाहिए ना, और वो एनर्जी कहीं ना कहीं से आएगी, समझो चीजों को कि भाई भू को कंपित करना है, किसी चीज को हिलाना है, मुझे यहां पर इस टेबल को हिलाना है, तो टेबल को हिलाने के लिए मुझे ताकत लगेगी ना, वो ताकत कहां से आई, मेरे शरीर के अंदर मौजूद ऊर्जा है, जो खाने के माध्यम से मेरे शरीर में जो है वह निर्मित हुई है। हाँ, हालांकि ये कह सकते हो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना, लेकिन फॉर्म तो चेंज करेगी ना, वो चीज तो होगी ना, उसको नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, लेकिन वो तो रूपांतरण तो हो सकता है ना, कार्य में रूपांतरित हुई ना, वह परिणित हुई कार्य में। तो ये जो भू को कंपित किया जा रहा है, ये सतह है हमारी, इस सतह को जब कंपित किया जा रहा है, तो इस कंपित करने के लिए कोई ना कोई तो एनर्जी आई होगी, वो एनर्जी कहीं से भी आए उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन इन तरंगों के माध्यम से ही वो ऊर्जा कहीं ना कहीं आई होगी और इसे कंपित किया होगा। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप। अब समझते हैं वो ऊर्जा कहां से आई, वो ऊर्जा पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं से आई होगी, वो ऊर्जा कहां से आई होगी, पृथ्वी के अंदर से कोई ना कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी, ऐसी कोई चीज हुई होगी जिसके कारण ये भूकंप आया है, ये ऊर्जा उत्पन्न हुई है, मतलब ऊर्जा वहां से निकली है और तरंगों के माध्यम से यहां तक पहुंची है। तो ये अंदर से आई है ना, कहां से आई है, पृथ्वी के अंदर से आई है, ठीक है, क्रस्ट के नीचे से आई है या क्रस्ट के अंदर से आई है। तो हम परिभाषा के तौर पे क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो इंटरनल एनर्जी है ना, जो आंतरिक ऊर्जा है, वो बाहर की ओर निकली है। क्या निकली है, बाहर की ओर निकली है, और जब बाहर की ओर निकलेगी तो वह इस धरा को कंपित करते हुए निकलेगी, तो इसका परिणाम ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। परिभाषा के तौर पर पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा का बाह्य निष्पंदन, यानी कि बाहर की ओर निकलना। सामान्य भाषा में भूकंप किसके कहते हैं, धरातल के कंपन को कहा जाता है, जो पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा का बाह्य निष्कासन है। जो पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा है वो बाहर की ओर जब निकलती है तो उस धरती को कंपित करते हुए बाहर की ओर निकलती है, ठीक है, उसे वाइब्रेट करते हुए जो है वो बाहर की ओर निकलती है। और जब वाइब्रेट होता है तो फिर विध्वंस तो होगा ही होगा। अब वो डिपेंड करता है कितनी ऊर्जा निकली है। मुझ में अगर ज्यादा ऊर्जा होगी तो मैं अच्छी तरीके से बड़े चीज को जो है करने में सफल रहूंगा ना, मुझ में कम ऊर्जा है तो मैं कम कार्य करूंगा। तो यही होता है, अगर ज्यादा ऊर्जा है तो विध्वंस भी होने की संभावनाएं ज्यादा हो सकती है। ये नहीं कह रहा हूं कि भाई होगा ही होगा वहां पे, वो तो पहले पता चलेगा ना उस क्षेत्र विशेष की संरचना कैसी है, वो हम पढ़ेंगे, मर्केली स्केल में पढ़ेंगे क्या है और रिक्टर स्केल में भी पढ़ेंगे क्या है। लेकिन इस चीज को समझो कि भाई पृथ्वी है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है ये है, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटकर देखते हैं। ये उसका कोर हो गया, जिसे आप क्या कहते हो, है ना, क्रोड कहते हो। दूसरा ये वाला आपका हो गया मेंटल, जिसे आप प्रवर क्षेत्र कहते हो। और एक तीसरा ये वाला भाग जो हो गया उसे आप क्या कहते हो, क्रस्ट कहते हो, यानी कि भूपर्पटी के रूप में जानते हो। भूकंप इस सतह पर आएगा, भूकंप अंदर नहीं आएगा, भूकंप इस सतह पर आएगा। लेकिन इस सतह पर इस भूमि को, इस धरा को जो है कंपित करने के लिए अंदर से किसी ना किसी क्षेत्र विशेष से जो है वह क्या आएगा, ऊर्जा आएगी। और ऊर्जा जब बाहर निकलेगी तो इस क्षेत्र को जो है, इस सतह को जो है कंपित करते हुए चली जाएगी, वह कार्य में परिणित हो जाएगी। वो चली जाएगी का तात्पर्य क्या है, मैंने खर्च कर दी, किसमें खर्च कर दी, ये कार्य करने में खर्च कर दी, तो ऊर्जा तो खर्च होगी कार्य करने में। तो उसने क्या कार्य किया, उसने अपने रूप को परिवर्तित कर दिया, जो वेव के रूप में आ रही थी उसने कार्य में परिणित कर दिया, उसने धरा को कंपित कर दिया। कर दिया भाई, आप है ना,
आप खाना खा रहे हो, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा है, आप बोलेंगे यार मैंने खाना तो खाया था, ऊर्जा कहां चली गई? भाई चली गई आपकी दैनिक क्रियाओं में। इसीलिए तो आपको हर वक्त जो है ऊर्जा की आवश्यकता होगी, खाने की आवश्यकता होगी, और आप कार्य करते रहोगे। भाई जो मृत शरीर है उसे किस चीज की ऊर्जा की आवश्यकता? क्योंकि वो किसी प्रकार की क्रिया नहीं करेगा, न देखना है, न सुनना है, न बैठना है, कुछ नहीं करना है, तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैविक शरीर को निरंतर अपने जीवन यापन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कार्य करने के लिए। तो उस कार्य को करने के लिए, मतलब इस धरा को कंपित करने के लिए वो एनर्जी अंदर से आई होगी। अब कहां से आई होगी इस पर हम चर्चा करेंगे। तो कंपन यहीं पर होगा, कंपन यहीं पर होगा, इसी सतह पर होगा, और ये एनर्जी भी इसी के नीचे से आएगी, यानी कि क्रस्ट से ही आएगी। ऐसा नहीं है कि इस केंद्र से कोई एनर्जी आ रही होगी और यहां पर कंपित कर रही होगी, बिल्कुल नहीं। नहीं, इतना लंबा रास्ता तय करेगी 6371, बीच में इतना कार्य करके वो अंदर के अंदर ही खर्च हो जाएगी, तो वो यहां तक नहीं पहुंच सकती है। तो इतना तो तय हो गया कि इस क्रस्ट के, अगर इस क्रस्ट की मोटाई औसत रूप से हम देखें तो ये सतह से लेकर 32 किलोमीटर तक मानी जाती है औसतन रूप से। कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर 60-70 किलोमीटर है, तो कहीं पर 10 किलोमीटर की भी मोटाई है। तो औसत रूप से हम क्रस्ट की मोटाई अगर देखें तो कितना है? क्रस्ट की मोटाई जो है वह 0 से 32 किलोमीटर के बीच में। गहराई की अगर हम बात करें तो 32 किलोमीटर की मोटाई हम मानते हैं, लेकिन हर जगह 32 नहीं है। किसी जगह पर 50, 60, 70 किलोमीटर तक गहराई है, तो किसी जगह पर 8 से 10 किलोमीटर की भी है। मानते यह है कि जहां पर सतही भाग होगा, जहां पर क्रस्ट महाद्वीपीय भाग होगा, वहां पर मोटाई ज्यादा होती है, और जहां पर समुद्री भाग होता है वहां पर मोटाई कम होती है। ये हम पढ़ेंगे जब हम मेंस में आएंगे, तब हम पढ़ेंगे, अभी इसका कोई काम नहीं। जब मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाऊंगा तब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर मोटाई क्यों ऐसी है और यहाँ पर मोटाई इतनी ज्यादा क्यों है। ठीक है, यहाँ उसका कोई काम नहीं। लेकिन इतना चीज समझो कि क्रस्ट है जिसकी सामान्यतः औसतन मोटाई कितनी है, गहराई कितनी है? 32 किलोमीटर। अब इसी 32 किलोमीटर में ये सारी घटनाएं घटित हो सकती है। अब क्या हो सकती है, इसके पीछे हमें जाना होगा कि आखिर यह एनर्जी आई कहां से, है ना, और इसने कंपित किया कैसे। दो चीजों को हमें समझना है। पहली चीज को हम समझेंगे कि कंपन किस कारण से हुआ। तो भूकंप के आने का एकमात्र कारण है चट्टानों का टूटना। एक ही कारण होगा भूकंप के आने का। अब आप बोलेंगे सर हमने तो बहुत सारे कारण पढ़े हुए हैं भूकंप के आने के, क्योंकि हमें पढ़ाया गया है कि भूकंप के आने के कारण है सर अपना ज्वालामुखी का आना, सर भूकंप का कारण है सर उल्का पिंड का गिरना, सर बांध का टूटना, सर परमाणु परीक्षण, ठीक है, निर्वनीकरण, जंगलों का विनाश करना, ये सब कारण जो है हम मानते हैं सर, हमने तो बहुत सारे कारण पढ़े हैं। और आप कह रहे हो कि बीच भूकंप के आने का एक ही कारण है। तो जी हाँ, भूकंप के आने का एक ही कारण है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि सर हमने तो सुना है प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण भी जो है वो भूकंप आता है। तो भाई सुन लीजिए मेरी बात को, भूकंप के आने का एकमात्र कारण आपको दिखना होगा। एकमात्र कारण, कहीं पर भी जाओ, अगर किसी को डिटेल में समझाना है, जो नहीं समझना चाह रहा है वो उनको मत समझाइए, लेकिन कोई डिटेल में समझना चाह रहा है तो उसे बताना होगा कि भूकंप के आने का एकमात्र कारण चट्टानों का टूटना है। चट्टानों का टूटना है, मतलब चट्टानें टूटेगी तो ही भूकंप आएगा, अन्यथा नहीं आएगा भैया, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। चट्टानों का टूटना अनिवार्य है। तो चट्टानों में ही इलास्टिक एनर्जी छुपी हुई है जो बाहर की ओर निकलेगी, यह ऊर्जा बाहर की ओर निकलेगी और धरती को कंपित कराएगी। आप सोच रहे हो सर फिर हमने जो पढ़े वो क्या है? बिल्कुल सही पढ़े हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने गलत पढ़ा, लेकिन अधूरा पढ़ा है। क्या पढ़ा है? अधूरा पढ़ा। अब समझिए मैंने क्या कहा, भूकंप के आने का कारण क्या है? तो भूकंप के आने का एकमात्र कारण क्या है? चट्टानों का टूटना। हाँ, अब ये चट्टान के टूटने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अब ये जो कह रहा हूं मैं ना, अब समझो आपने जो पढ़ा है अब वो यहां से पढ़ा है, चट्टानों के टूटने के कारण आपने पढ़े हैं। जैसे चट्टान किससे टूटेगी? भाई चट्टान ज्वालामुखी क्रिया से टूटेगी, होगी नहीं होगी? भाई ज्वालामुखी आएगा तो क्या तोड़कर आएगा? चट्टान तोड़कर ही तो आएगा। बांध अगर टूट रहा है तो टूट क्या रहा है? चट्टान ना, क्योंकि भाई वजन बढ़ रहा है। बांध कहां पर बनेगा? नदी के मार्ग पर बनेगा। नदी जहां से प्रवाहित हो रही है उसके मार्ग में अवरोध बनाकर जो है वह बांध बनाया जाएगा। भाई यहां से नदी आ रही है और यहां पर आपने डैम बना ले।
अब डैम बनाकर आपने किया क्या? डैम जब बन रहा है तो इस नदी से जो पानी आ रहा है वो नीचे क्यों जमा हो रहा है? फिर आप बोलेंगे सर तो पहले ही निर्धारित करके उतना ही डैम बनाए जितनी उसकी कैपेसिटी है, तो उतना ही बनाया जाता है भैया जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, उस आधार पर ही उन चट्टानों का अध्ययन करके ही उसे बनाया जाता है। लेकिन हमें नहीं पता ना कि यह नदी अपने साथ कितना गाद ला रही है, अवसाद ला रही है, कितना सेडिमेंट ला रही है, वो साल दर साल वहां पर जमा होते जा रहा है और उसकी सफाई नहीं हो पा रही है। उस डैम की अगर सफाई नहीं हो पा रही है तो ये तो गाद का वजन तो बहुत ज्यादा होगा। फिर एक वक्त तो वहां की चट्टान बोलेगी कि मैं अब उसको सहन नहीं कर सकती हूं, तो वो टूट जाती है, वो चट्टान टूट जाएगी। तो अल्टीमेटली टूट क्या रहा है? चट्टान ही तो टूट रही है ना। और इसी चट्टान का परिणाम क्या है? भूकंप के रूप में आपके सामने है। तो एक ही कारण है चट्टान का टूटना। भाई प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हो रही है, टेक्टोनिक मूवमेंट हो रही है, तो टेक्टोनिक मूवमेंट में हो सकता है कि भैया तीन चीजें होगी। या तो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी, दूर जा रही मतलब क्या? मान लीजिए ये पहले एक ही चट्टान है, किसी कारणवश यहां से कोई बल लगा होगा जिसके कारण ये चट्टान टूटी होगी। तो यहां पर आपने क्या किया? यहां पर आपने डायवर्जन बाउंड्री बनाई, यानी कि अपसरण सीमा बनाई, अपसारी सीमा। तो अपसारी सीमा में भी तो चट्टान टूट कर एक दूसरे से दूर जा रही ना। या तो कोई दो प्लेट आ रही है और यहां पर टूट रही है, तो यहां पर टूट रही है तो भूकंप आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो सारी जगह पर टूट क्या रहा है? चट्टान टूट रही है। ये सारे कारण किसके? फिर चट्टान टूटने के कारण है। आपको ये वाला पार्ट नहीं पढ़ाया जाता है। डायरेक्ट क्या पढ़ाया जाता है? भूकंप के कारण। उसे दो भागों में बांट दिया जाता है, प्राकृतिक और मानव जनित। ठीक है, तो ज्वालामुखी प्राकृतिक कारक होगा। ठीक है, उसके बाद प्लेट विवर्तन की घटना, टेक्टोनिक मोमेंट, इसके कारण हो सकता है। तीसरा किसके कारण हो सकता है? तीसरा हो सकता है भूस्खलन के कारण। फिर किसके कारण हो सकता है? बांध का टूटना। बहुत सारे कारण हैं, मैं तो बता रहा हूं। फिर उल्कापिंड का गिरना, मेटेरियल जब गिरती है नीचे की ओर तो चट्टान तोड़कर ही तो जाएगी। ठीक है ना। परमाणु परीक्षण, आपने देखा होगा परमाणु मूवी, दो मूवी में आपको दिखाया गया है। अभी आई है, एक रिलीज हुई है इमरजेंसी मूवी, जिसमें आपने देखा होगा अंत में जो है जब 1974 में स्माइलिंग बुद्धा जब परीक्षण किया जा रहा था, तब वहां पर एक सीन दिखाया गया कि बहुत बड़े रूप में जो है वह धरती कंपित हुई थी। और ऐसी एक परमाणु मूवी हमारी बनी हुई है। ठीक है, तो उसमें भी आपको दिखाया गया है परमाणु मूवी में जब परीक्षण किया गया तो किस प्रकार से जो है वह कंपन हुआ। एक सामान्य सा नॉर्मल सा जब आप दिवाली के समय सुतली बम फोड़ते हो तो धरती जो है थोड़ी बहुत कंपित होने लग जाती है, उस क्षेत्र में होता है नहीं होता है? तो सोचो प्रकृति जब यह बम फोड़ेगी तो कितने बड़े प्रमाण में कंपन होगा, कितने बड़े क्षेत्र में कंपन होगा। ठीक है ना। तो ये परमाणु विस्फोट है। निर्वनीकरण, आप बोलेंगे सर निर्वनीकरण से क्या होगा? निर्वनीकरण से याद रखना है चट्टानें टूटने का प्रयास करती है। निर्वनीकरण का मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जब आप वनों की कटाई करते हो। अब वनों की कटाई से भूकंप कैसे आएगा सर? बिल्कुल आएगा। देखिए मान लिया जाए कि आप बैठे हुए हो, है ना, आप बैठे हुए और आपके ऊपर जो है वो छोटे छोटे बालक जो है, एक ये कंधे पर बैठा है, एक यहाँ पर बैठा है, एक सिर पर बैठा है, छोटे छोटे बालक। तो आपके ऊपर क्या है? आपके ऊपर वजन है। ठीक है, ऐसा ही भार जो है पादप जगत ने जो है, पेड़ पौधों ने जो है धरती पर रखा हुआ है, तो धरती बैठी हुई है नीचे। ठीक है, अब आपके शरीर में अकड़न आई है, जैसे मान लीजिए कि भाई अकड़न आ गई है आपके शरीर में, तो ये अकड़न को दूर करने के लिए आप इनको उठाओगे ना। ये पादप जगत है, ये जो छोटे बच्चे बैठे आपके कंधों पर, ये पादप जगत है। तो जब ये हटेगे तब आपकी मूवमेंट कैसी होगी? तब आप उठोगे, यानी कि अपने आप को जो है वह मूवमेंट कराओगे। कराओगे नहीं कराओगे? तो जब ये पेड़ पौधे हटेंगे तो धरती जो है वह मूवमेंट करेगी, क्योंकि भार हटेगा, दबाव हटेगा, और जब वो मूवमेंट करेगी तो कंपन तो उत्पन्न होगा ही होगा। और जब मूवमेंट करेगी तो चट्टान टूटेगी ही टूटेगी। टूट ही तो रही है ना चट्टान। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें कि भूकंप के आने के कारण क्या है, तो भूकंप के आने का एकमात्र कारण क्या है? चट्टान का टूटना। और ये फिर बाकी के जो कारक बन जाते हैं वो क्या है? चट्टान टूटने के कारण बन जाते हैं। ठीक है, हाँ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझने के लिहाज से मैंने बताया कि वास्तविक तौर पर आप पढ़ते कैसे हो, है ना, उसकी गहराई में जाओ वो कहना क्या चाह रहा है। तो चट्टान के टूटने पर ही भूकंप आएगा। अब भूकंप जब आ रहा है तो कौन सी ऊर्जा बाहर क्यों निकल रही है?
है ना, प्रत्यास्थ ऊर्जा बाहर निकलती है, इलास्टिक एनर्जी जो है वो बाहर की, क्योंकि चट्टानों में तन्यता होती है, इलास्टिसिटी होती है, वो खिंचाती है, तो उसमें मौजूद जो एनर्जी है वो बाहर की ओर निकल रही है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब समझो, अब मैंने यहां पर आपको डायग्राम बनाया, अब डायग्राम बनाया, अब इस क्रस्ट के नीचे, यहां तक क्रस्ट है, ठीक है, यहां तक क्रस्ट है, अब इस क्रस्ट के नीचे जो है याद रखना है कोई ना कोई एक ऐसा स्थान होगा जहां पर चट्टान टूट रही है। अब वो इन कारणों में से किसी भी कारण से टूटेगी, ये मैंने कारण बताए हैं, इन कारणों में से वह किसी भी कारण से टूट सकती है। अब मैं कारणों की चर्चा नहीं करूंगा, अब मैं चर्चा करूंगा कि चट्टान टूटी है, किसकी चर्चा करूंगा, चट्टान यहां पर टूटी है। अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, तो जिस स्थान पर चट्टान टूटती है ना, वहां से ऊर्जा निकलेगी, जिस स्थान से चट्टान टूटी है वहां से ऊर्जा निकलेगी। तो ये जो जिस स्थान पर जब चट्टान टूटती है ना, उसे कहा जाता है फोकस पॉइंट। क्या कहा जाता है, फोकस। हिंदी में इसे कहते हैं भूकंप मूल। क्या कहते हैं, भूकंप मूल। अब मैं इस वाले पार्ट को जो है ना, ये सतह है और सतह के नीचे कोई ना कोई एक जगह पर चट्टान टूटी है और यहां से एनर्जी निकलेगी बाहर की। तो इस डायग्राम को मैं इस प्रकार से बनाकर देख सकता हूं, इस प्रकार से मान लिया जाए कि किसी स्थान पर जो है वो चट्टान टूटी है। अब इस स्थान पर अगर चट्टान टूटी है तो मैंने इसको क्या नाम दिया, इसको नाम दिया मैंने भूकंप मूल, फोकस नाम दिया। क्या नाम दिया, फोकस। तो फोकस पर कभी भूकंप नहीं आएगा, भूकंप मूल से चट्टान टूटी है, भूकंप कहां पर आएगा, भूकंप सतह पर आता है। भूकंप ऐसा थोड़ी कि गहराई में आएगा। अब इसके चारों ओर से एनर्जी निकलेगी, चारों ओर से एनर्जी निकलेगी इस प्रकार से, ये वाला सर्कल यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब केंद्र की ओर यह जा रही है तो हमें उससे कोई नुकसान नहीं, नुकसान हमें सतह पर है। भाई ये वाली एनर्जी अगर यहां पर नीचे की ओर जा रही है तो हमें क्या नुकसान है, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। हमें तकलीफ तो यहां से होगी कि ये सतह को नुकसान पहुंचाएगी, कंपित करेगी, करेगी नहीं करेगी, करेगी। तो ये वाले भाग को हमें देखना पड़ता है। तो ये वाली इमेज आपने हर जगह पर देखी होगी लेकिन इसको समझा नहीं होगा। अब यहां से जो चट्टान टूटी है तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां पर कि भूकंप के दौरान जिस स्थान पर चट्टान टूटती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो आप लगा दोगे कहीं पर भूकंप अधिकेंद्र लगा दोगे, ठीक है। तो चट्टान टूटती है तो कहां पर, भूकंप मूल पर, या जिस स्थान पर चट्टान टूटती है उसे किस नाम से जाना जाता है, भूकंप मूल पर। सबसे पहले भूकंप का अनुभव कहां पर किया जाता है, तो ये भूकंप मूल है, यहां पर तो नहीं किया जाता, यहां आएगा ही नहीं, यहां से चीजें बाहर क्यों निकल रही, ये जो परिणाम दिखाएगी वो सतह पर दिखाएगी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये जो भूकंप मूल है, भूकंप मूल से दो प्रकार की तरंगे निकलती है। कितनी प्रकार की, दो प्रकार की तरंगे निकलती है। एक निकलती है पी प्रकार की और एक निकलती है एस प्रकार की। अब आपने सुना होगा सब भूकंपी तरंगे तो हमने तीन प्रकार की पढ़ी, तो तीसरी पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन उसका उद्भव भूकंप मूल से नहीं हुआ है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं कि भूकंप मूल से जो है वह दो प्रकार की तरंगे निकलती है, एक जिसे पी कहते हैं और दूसरा जिसे एस। पी और एस कोई व्यक्तियों के नाम नहीं है बल्कि प्राइमरी और द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी। प्राइमरी से यानी कि प्राथमिक तरंग है, पहले यह निकलती है और सबसे पहले पहुंचने का प्रयास भी सतह पर कौन सी करती है, यह तरंग करती है, इसीलिए इसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक तरंग कहते हैं। जबकि एस क्या है, एस द्वितीयक तरंग है, यह प्राथमिक तरंग के बाद यानी कि प्राइमरी वेव के बाद सतह पर पहुंचती है। तो पहली कौन सी पहुंचती है, ये वाली तरंग, इसलिए इसे हमने क्या नाम दिया, प्राथमिक तरंग नाम दिया। क्या नाम दिया, प्राथमिक तरंग। और इसको हमने क्या नाम दिया, द्वितीयक तरंग। ठीक है, क्या नाम दिया, द्वितीयक तरंग। तो भूकंप मूल से कितनी प्रकार की तरंगे निकलती है आपको पूछा जा सकता है। तो भूकंप मूल से, फोकस से दो प्रकार की तरंगे निकलती है, एक पी और दूसरा है एस। आई बात समझ में। अब पी और एस की खासियत को देख लेते हैं, इसकी विशेषता आपको पूछी जा सकती है। देखिए पी वेव की अगर हम खासियत देखें, विशेषताएं देखें, तो इसका ये उत्पत्ति कहां से ले रही है, उत्पत्ति अगर हम इसकी देखें तो आप क्या लगाओगे, भूकंप मूल। ठीक है, कहां से देखोगे, इसकी विशेषता लिख लेना है, कहां से निकलती है, यह भूकंप मूल से निकलती है। दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो यह सीधी दिशा में गमन करती है। किस दिशा में, सीधी दिशा में गमन करती है, यानी कि ये स्ट्रेट डायरेक्शन में, लीनियर मोशन में चलती है, ऐसी सीधी चलेगी, ये ऐसी साइनसोइडल नहीं चलेगी। कैसी चल रही है, यह
सीधी चलेगी। कैसी चलेगी? सीधी। तो यह सीधी दिशा में गमन करती है। दूसरा एक और पॉइंट अगर हम बात करें, अगर यह सीधी दिशा में गमन कर रही तो किस तरंग की भांति यह चलती है? ऐसी कोई ऊर्जा है हमारे दैनंदिन जीवन में जो ऐसी सीधी दिशा में गमन करने का प्रयास करती है? तो दो ऊर्जा के रूप हम जो है वो देखना और सुनना। सुनने के लिए है साउंड एनर्जी, देखने के लिए है लाइट एनर्जी। लेकिन लाइट एनर्जी की अगर हम बात करें तो सामान्यतः वह इस प्रकार से चलती है, हालांकि लाइट एनर्जी वो फोटॉन्स के रूप में भी चलती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो अगर वेव के रूप में तो वह साइनसोइडल रूप में चलती है। और अगर हम साउंड की बात करें तो वो इस प्रकार से स्ट्रेट डायरेक्शन में चलेगी, ऐसी चलती है। आपने देखा होगा म्यूजिक प्लेयर में भी ऐसी कुछ इमेज बनती है आपकी। तो ये क्या है? ये इस प्रकार से चलती है, यानी कि इसमें जो कंपन होता है वो ऐसे होता है साउंड एनर्जी में, है ना। जबकि लाइट एनर्जी में कैसे होता है कंपन? अप एंड डाउन, यानी कि बहने की दिशा ये है, कंपन करने की दिशा ये है, परपेंडिकुलर होता है। तो साइनसोइडल वेव में जो है वो एनर्जी परपेंडिकुलर मूवमेंट करती है, इस प्रकार से परपेंडिकुलर, लंबवत। ऊर्जा के बहने की दिशा, ऊर्जा के बहने की दिशा ये है, जबकि कंपन उस ऊर्जा के बहने की दिशा के लंबवत होता है, तो इसे हम साइनसोइडल कहते हैं। जबकि अगर हम साउंड एनर्जी की बात करें या कोई और ऊर्जा है जो ऐसे चल रही है, जिस दिशा में ऊर्जा बह रही है उसी दिशा में अगर कण वाइब्रेट कर रहे हैं तो हम उसे स्ट्रेट डायरेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्रेट डायरेक्शन कहेंगे। लीनियर मोशन में हम कहेंगे कि ये इस प्रकार से सीधी दिशा में चल रही है। तो ये साउंड एनर्जी जो सीधी दिशा में गमन करती है, इसमें कंपन जो होता है वो एनर्जी फ्लो के डायरेक्शन में ही वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है। अगर हम इसे देख रहे हैं तो ये भी तो सीधी दिशा में गमन करे, तो आपको पूछा जा सकता है कि भूकंपीय तरंग P किस तरंग की भांति संचरित होती है या किस तरंग के जैसे जो है व्यवहार करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी विशेषताएं ध्वनि तरंग की होगी, केवल संचरण, केवल चलने की दिशा किस तरंग के जैसी मानी जाती है, तो ध्वनि तरंग। यह लिखना है, ध्वनि तरंग की भांति संचरित होती है। क्या होती है? संचरित होती है, ध्वनि तरंग की भांति संचरित होती है, ठीक है। और कोई चीज अगर सीधी दिशा में चल रही है तो इसकी गति भी सर्वाधिक होगी, तो इसकी गति जो है वो सर्वाधिक होती है। कितनी होती है ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। 11 किलोमीटर पर सेकेंड, लगभग कितनी होती है? 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जो है वह पी तरंग चलती है। अगर यह पतली है, सीधी दिशा में चल रही है, तो इसका पेनिट्रेटिंग पावर भी ज्यादा होगा, भेदन क्षमता भी ज्यादा होती है। तो भेदन क्षमता ज्यादा होती है, भेदन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर जो है इसकी सबसे ज्यादा होती है, भेदन क्षमता जो है वह सबसे ज्यादा होती है। तो ये सीधी दिशा में गमन कर रही है। यहां पर अगर हम देखें तो ये वाली जो तरंग है, ये वाली जो तरंग है, ये कौन सी है? ये पी है, ये पी तरंग है, ये वाली, ठीक है। चलिए आगे कर बढ़ते हैं। तो ये पी तरंग है। दूसरा, अब एस तरंग क्या है? एस तरंग जो है, देखो मैंने बताया ना आपको, इस प्रकार से चलेगी, है इस प्रकार से चल रही है, तो यह कंपित करते हुए जाएगी। तो इसकी उत्पत्ति भी हम क्या लिखेंगे? उत्पत्ति वही भूकंप मूल से होगी। इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है? भूकंप मूल, है ना, फोकस से हो रही है, फोकस से जो है इसकी उत्पत्ति हो रही है। दूसरा, वो कैसे चल रही थी? पी तरंग, पी तरंग सीधी दिशा में गमन कर रही है, जबकि ये कैसे चलेगी? ये परपेंडिकुलर चलेगी ना। अब किसके परपेंडिकुलर? जहां पी जा रही है उसके परपेंडिकुलर, यानी कि पी के लंबवत संचरित होगी। यह पी के लंबवत संचरित होती है, संचरित यानी कि बहना, आगे की ओर चलना, ठीक है, संचरित होती है। यह पी के लंबवत संचरित होती है, मतलब ऐसे, देखो ऐसे, कहां गया ये, यहां से भी कोई ना कोई पी तरंग आई होगी, लाली बना दिया, यहां से भी कोई ना कोई पी तरंग होगी, यहां से भी होगा क्योंकि ये सतह ऐसी जा रही होगी ना, यहां से भी कोई पी तरंग होगी, यहां से भी कोई होगी, यहां से भी कोई होगी, यहां से भी कोई होगी, है ना, हर जगह से पी तरंग निकल रही है, यहां से भी पी तरंग निकल रही है। अब सोचो, परपेंडिकुलर का अर्थ होता है दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो देखिए ये वाली जा रही है तो 90 डिग्री है, ये वाली 90 है, ये 90, तो ये एक सर्कल बना लेता है। क्या बना लेता है? सर्कल बना लेता है। तो इस प्रकार से जो है वह एस तरंग जो है वह चलते रहती है, चलेगी चलेगी चलेगी।
ठीक है ना, इस प्रकार से चलेगी यह तरंग, तो इसको कहा जाता है एस तरंग। क्या कहा जाता है? एस तरंग। तो पी के लंबवत संचरित होती, तो ऐसी तरंग हमने कहां पर देखी? यह किस तरंग की भांति संचरित होगी? फिर यह प्रकाश तरंग की भांति संचरित होती है। किस तरंग की भांति? प्रकाश तरंग की भांति जो है वह संचरित होती है, प्रकाश तरंग की भांति चलती है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़े। अगर ये प्रकाश तरंग की भांति संचरित हो ही रही है और इस प्रकार से चल रही है, तो अभी हमें आगे की ओर जानना होगा कि इसकी गति क्या है। देखिए, जो सीधी दिशा में गमन करेगा, स्वाभाविक सी बात है कि उसकी गति सबसे ज्यादा होगी, तो इसकी गति उससे कम है। इतना तो पता चल गया होगा कि यहां पर मैंने सर्वाधिक शब्द लिखा है, तो इससे ज्यादा तरंग की कोई गति नहीं होगी, किसी और तरंग की गति नहीं होगी। भूकंपी तरंगों में बात कर रहा हूं, ठीक है। नहीं तो आप लेके आऊंगा सर प्रकाश तरंग की गति ज्यादा हो। मैंने भांति संचरित होती है, ये नहीं कहा कि जितनी प्रकाश की तरंग की गति है उतनी गति है, बस चलने की जो स्टाइल है उसकी वो है। आया समझ में? ठीक, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसकी गति जो है, इसकी गति P के लगभग आधी है। इतना भी याद कर लोगे तो आपको आंकड़ा याद हो जाएगा। P के लगभग आधी है। आधी कितनी? लगभग 5.5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप विचार करो ना, P की गति 11 किलोमीटर है प्रति सेकेंड और इसकी 5.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अगर यह चट्टान 10 किलोमीटर भी नीचे अगर टूटी होगी तो सतह पर आने में इनको कितना समय लगेगा? सतह पर आने में इनको समय लगेगा 2 सेकेंड 3 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा कोई अवरोधक आ जाए तो 10 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड। अब ये एनर्जी जब ऊपर की ओर आएगी तो ये तो कंपित करेगी ही करेगी, करेगी नहीं करेगी? अब देखो यहां पर है ना, अगर ये दोनों आएगी यहां पर तो ये सतह को कंपित करेगी। अब कैसे कंपित करेगी ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम पढ़ेंगे आगे का।